तो हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। और आज हमारा 8th लेक्चर होने वाला है एंड हम लोगों ने आज ही अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट करने का डिसाइड किया है। तो लेक्चर की लेंथ जो भी हो ज्यादा नहीं होगी, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे चैप्टर को आज ही कंप्लीट करने की, क्योंकि छोटे मोटे कुछ चीजें बची हुई हैं एंड वो कंप्लीट होते ही यू विल बी लाइक साला जीओसी हो गया, अब तो अपुनिज भगवान है बाबू भैया। तो दोस्तों, मेरे राज दुलारो, मेरे लाडलो, आइए हम लोग आज टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट। अब सबसे पहली बात कि ये जो रेजोनेंस होता है ये काम में क्यों आता है। सो आप लोगों ने लुईस स्ट्रक्चर के बारे में तो सुना होगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बनाकर बताऊं, कार्बन, कार्बन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, 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 इन्होंने आपस में शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड्स बना लिए एंड दिस बिकम्स मीथेन। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमने हर एटम का इलेक्ट्रॉन शो किया है वैलेंस शेल वाला इन टर्म्स ऑफ या इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग इसे देखेंगे। तो यहां पर जो अपना रेजोनेंस कॉन्सेप्ट है ये इसलिए काम में आता है क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज एक लुईस स्ट्रक्चर से बताई नहीं जा सकती। तो क्या है बात आपको समझ में आई? समटाइम्स all the properties, sometimes all the properties of a compound cannot be explained by a single Lewis structure, by a simple Lewis structure। क्या बात आपको समझ में आई कि आप कभी भी किसी भी एक कंपाउंड का कई बार सारी की सारी प्रॉपर्टी एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से नहीं बता सकते एंड देयरफॉर सम imaginary structures, some imaginary structures are formed, some imaginary structures are formed, कुछ imaginary structures बनाए जाते हैं, some imaginary structures are formed to explain the properties and this concept is called as resonance, and this concept is called as resonance। क्या बात समझ में आई कि कभी कभी किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते एक सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिंगल लुईस मॉलिक्यूल से। तो क्या करेंगे, कुछ इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं ताकि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर एक मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सके, और इस प्रॉपर्टी को रेजोनेंस बोला जाता है। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? यहां पर स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे कि रेजोनेंस के अंदर involves the delocalization of the pi bonds and lone pair of electrons।
पाई बॉन्ड्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है रेजोनेंस के अंदर। अब ये कैसे होगा या ये क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक से समझते हैं। तो गाइस देखो, अगर मैं आपके सामने बात करूं बेंजीन की, तो क्या ये बात आप लोग जानते हो कि बेंजीन में ये दोनों कार्बन और ये दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल कॉन्सेप्ट, जो हम लोग हमेशा लगाते हैं, अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर्स होती है। वहीं पर अगर आपके कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ लगभग 134 पिकोमीटर्स होती है। तो टेक्निकली अगर आप लोग इस बेंजीन की बात कर रहे हो तो इस बेंजीन में ये वाला बॉन्ड लेंथ 134 होना चाहिए, ये वाली बॉन्ड लेंथ भी 134 होनी चाहिए और ये वाली बॉन्ड लेंथ भी 134 पिकोमीटर्स होनी चाहिए। वहीं पर ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ये 154 पिकोमीटर्स होनी चाहिए, ये वाली बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर्स होनी चाहिए और ये वाली बॉन्ड लेंथ भी 154 पिकोमीटर्स होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि ये सिंगल स्ट्रक्चर कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। क्यों? बट इन रियलिटी every bond which is present in benzene have a bond length equal to 139 पिकोमीटर, यानी कि ना तो इसकी बॉन्ड लेंथ 154 देखी जाती है ना तो इसकी बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर देखी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यार ये वाला जो आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमारे द्वारा बनाया गया है ये वैलिड नहीं है, ये बता ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो वो पक्का 154 पिकोमीटर है, डबल बॉन्ड है तो वो पक्का 134 पिकोमीटर है, लेकिन ये दोनों ही नहीं हो रहा है, ये तो कुछ तीसरा ही बॉन्ड लेंथ निकला। मतलब क्या बोलोगे? मतलब आप बोलोगे कि भाई साहब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो अब क्या करें? अब क्या करें इस चीज को समझने के लिए? तो इसीलिए यहां पर इन लोगों ने बोला कि शायद यहां पर कुछ ऐसा हो रहा होगा कि अभी आपके इस कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड है और इस कार्बन और इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, देन ये कार्बन और ये कार्बन में डबल, तो ये कार्बन और ये कार्बन में सिंगल, तो ये कार्बन और ये कार्बन में डबल बॉन्ड है। लेकिन जस्ट आफ्टर सम टाइम आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे कि ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन शिफ्ट करके यहां आ गया, ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन शिफ्ट करके यहां आ गया और ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन शिफ्ट करके यहां आ गया, यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स हो गया। पाई बॉन्ड्स का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, पाई बॉन्ड्स का मतलब होता है डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अब आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि जैसे आपने यहां पर देखा कि ये नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 कार्बन, नंबर 5 कार्बन, नंबर 6 कार्बन। तो जैसा आपने देखा कि यहां पर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां पर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अब आप इसका क्या जस्टिफिकेशन दे सकते हो? अच्छा, थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये डबल बॉन्ड वापस शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। तो मतलब डबल बॉन्ड पूरे रिंग में घूम रहा है, डबल बॉन्ड पूरी रिंग में घूम रहा है, कभी 1 और 2 के बीच में, तो कभी 2 और 3 के बीच में, कभी 3 और 4 के बीच में, तो कभी 4 और 5 के बीच में, कभी 5 और 6 के बीच में, तो कभी 6 और 1 के बीच में।
समझ रहे हो आप लोग बात को? यानी कभी डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में, तो कभी 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 इन दोनों के बीच में। इसका मतलब डबल बॉन्ड सारे कार्बन्स के बीच में घूम रहा है, यानी परमानेंटली ना तो यहां डबल बॉन्ड है ना तो यहां सिंगल बॉन्ड है। यहां पर सिंगल और डबल के बीच का कुछ है, यहां पर सिंगल और डबल के बीच का कुछ है। तो इसीलिए अब हम लोगों ने रेजोनेंस की मदद लेकर ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बनाकर हमने समझाने की कोशिश करी है कि क्यों कार्बन कार्बन के बीच में ना तो डबल बॉन्ड है ना तो ट्रिपल बॉन्ड है। इसीलिए अब यहां पर हर कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर है। इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, ये इसकी भी और इसकी भी, इन सभी की बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर है। क्या बात समझ में आई प्यारे बच्चों? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो ये है आपका रेजोनेंस कॉन्सेप्ट। यानी आप लोगों ने क्या करा, ये दोनों स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2, ये दोनों ही के दोनों स्ट्रक्चर जो हैं, ये स्ट्रक्चर इमेजिनरी है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रियल लाइफ में ना तो ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है ना ये दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहां पर डबल और सिंगल के बीच का कुछ है, पार्शियल डबल बॉन्ड। तभी तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 154 जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ नहीं है और 134 जितनी कम भी नहीं है, दोनों के बीच का कोई नंबर है। यानी ना तो सिंगल बॉन्ड पूरी तरीके से अकेला है ना पूरी तरीके से डबल बॉन्ड है, सिंगल और डबल के बीच का यहां पर कुछ है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या यह बात मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलिए तो आगे चलते हैं और बात करते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 1 and structure number 2 are called as resonating structure or canonical structures। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, इनके बारे में हमेशा ध्यान रखना। दे आर हैविंग हायर एनर्जी, दे ऑलवेज कैरीज हायर एनर्जी। वहीं पर यहां पर जो मैं इसको स्ट्रक्चर नंबर 3 मार्क कर रहा हूं, ये स्ट्रक्चर नंबर 3 इज योर रेजोनेटिंग हाइब्रिड। दिस स्ट्रक्चर नंबर 3 इज called as resonating hybrid। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अच्छा ये ध्यान रखना, ये दोनों इमेजिनरी है लेकिन रेजोनेटिंग हाइब्रिड रियल में एग्जिस्ट करता है। इट इज हैविंग लेसर एनर्जी, इट इज हैविंग लेसर एनर्जी एंड देयरफॉर इट इज मोर स्टेबल। भाई जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा ना। क्या बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे, टर्म आती है जिसको बोलते हैं रेजोनेटिंग एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, तो गाइस व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस एनर्जी? बेसिकली रेजोनेंस एनर्जी इज नथिंग बट द डिफरेंस between the energies of canonical structures and resonating
हाइब्रिड, यानी कि इनकी एनर्जी और इसकी एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होता है आपका रेजोनेटिंग एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसकी एनर्जी है 350 और मान लीजिए इसकी एनर्जी है 250, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 100, तो 100 इज द रेजोनेटिंग एनर्जी। क्या बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? देख लो जरा एक बार, चेक कर लो इसको अच्छे से, देख लो। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेबलाइजिंग एनर्जी। स्टेबलाइजिंग एनर्जी, इसे स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी बोला जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? जैसे अपन एक और एग्जांपल यहां पर करके देखें। मान लीजिए मेरे पास में CO3 डाई नेगेटिव आयंस है। अब CO3 डाई नेगेटिव आयंस के अंदर आप देखो मेरे पास में कार्बन है। हमेशा ध्यान रखना जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना उसको बीच में बना दो और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को आसपास बना दो। अब कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने इस तरीके से इसके 4 बॉन्ड बना दिए। अब डेफिनेटली आप सब ये बात जानते हो कि कार्बन तो स्टेबलाइज हो गया, इधर ये ऑक्सीजन भी स्टेबलाइज हो गया, लेकिन ये ऑक्सीजन के पास में एक ही बॉन्ड है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज इसके पास होगा और ये ऑक्सीजन के पास में भी सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज इसके पास होगा। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। अब अगले केस में क्या होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के पास में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, ये 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7 8, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। तो ये एक चीज हो गई, और ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा। तो यहां पर आप देखेंगे कार्बन, ये ऑक्सीजन में आ गया डबल बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास में केवल 2 लोन पेयर थे पहले, लेकिन अब 1 2 3 4 के साथ साथ ये एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। यहां पर आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन के पास में पहले 3 लोन पेयर थे, अब केवल 2 ही दिख रहे हैं। और ये ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है, क्यों? क्योंकि इसके पास में 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर है और ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब अगले केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों के बीच में जाके घुस जाएगा, तो ये जाकर इधर आ जाएगा। तो यहां पर अब आप देखोगे कि ये कार्बन, इसके पास में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अ नेगेटिव चार्ज। यहां पर आ गया ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 विद अ नेगेटिव चार्ज, और ये आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विद ओनली 2 लोन पेयर। तो हियर यू आर ऑब्जर्विंग दैट CO3 डाइनेगेटिव हैव 3 डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि यहां पर 3 जगह पर पॉसिबिलिटीज हमें बनती हुई नजर आ रही है। तो बेसिकली ये तीनों इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हो गए। These 3 are the canonical structures। समझ में आया? अब आप देखोगे कि ये तीनों के तीनों जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब के सब कंबाइन होंगे और बोलेंगे कि ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन कार्बन में डबल बॉन्ड, लेकिन यहां और यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल, लेकिन यहां डबल बॉन्ड, मतलब कभी सिंगल बॉन्ड कभी डबल बॉन्ड। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड तो है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड तो है, लेकिन डबल बॉन्ड किसी के पास नहीं है। कभी दिखता है कभी नहीं, कभी दिखता है कभी नहीं, कभी दिखता है कभी नहीं। तो इसका मतलब है यहां पर भी पार्शियल, यहां पर भी पार्शियल और यहां पर भी पार्शियल।
तो इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स या इस तरीके के बॉन्ड को जब आप रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाओगे तो इसे डॉट 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 लाइन से बताना पड़ेगा, और नेट चार्ज यहां पर मैं -2 लगा दूंगा। ये कहलाएगा आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड। समझ में आई बात? क्या ये बात समझ में आई मेरा बच्चों, मेरा लाडलो? ओ यार, तुमको समझ में आया कि नहीं आया रेजोनेंस? आगे बढ़े तो चलो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की रेजोनेंस के बारे में। सबसे जरूरी बात, जो आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं दे शुड डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉट इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम। जैसा आपने यहां पर देखा कि सब जगह पर जहां ऑक्सीजन होना चाहिए वहीं पर ऑक्सीजन है, जहां कार्बन होना चाहिए वहीं कार्बन है। बस फर्क कहां है? ये पाई बॉन्ड की लोकेशन में। कभी पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में दिखता है, तो कभी डबल बॉन्ड ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में दिखता है, तो कभी डबल बॉन्ड ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में दिखता है। यहां पर बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड कभी ये दो कार्बन के बीच में है, तो कभी ये दो कार्बन के बीच में है। कभी डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में है, तो कभी डबल बॉन्ड ये दोनों कार्बन के बीच में है। कभी डबल बॉन्ड यहां दो कार्बन के बीच में, तो कभी यहां दो कार्बन के बीच में नजर आता है। समझ पा रहे हो बात को मेरे बच्चों? तो यहां पर आपने देखा कि किसी भी पर्टिकुलर एटम की पोजीशन में कोई फर्क नहीं आ रहा है। रिलेटिव स्ट्रक्चर की रिलेटिव पोजीशंस में कोई फर्क नहीं है, लेकिन बस उनके डबल बॉन्ड की पोजीशन में या पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में डिफरेंस है। दूसरा, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम इन ऑल द कैनोनिकल फॉर्म। जैसे आपने यहां पर देखा, यहां पर इसके पास में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और एक इसके पास में एक्स्ट्रा है। अभी तो यहां पर एक माइनस चार्ज इस पर है और एक माइनस चार्ज इस पर है। अगले स्ट्रक्चर में वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा इसके पास में आ जाता है, इसके पास में तो था ही, तो एक नेगेटिव चार्ज इस पर और एक नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया। थर्ड केस में एक नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया, मतलब एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया और एक इस पर था ही। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास भी -2 चार्ज है, इसके पास भी -2 चार्ज है, इसके पास भी -2 चार्ज है। मतलब इसके पास में भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर आप देखोगे कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा इन ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है? मान लीजिए आपके पास में नीचे एक एग्जांपल दिया गया है, यहां पर NH3 पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नाइट्रोजन बोलेगा मेरे को पॉजिटिव चार्ज नहीं पसंद। तो ये कार्बन बोलेगा रुको मैं कुछ करता हूं, तुम्हारे इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए मुझे तुम्हें इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन ले लो। तब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करेगा? ये कार्बन खुद की थोड़ी वाट लगाएगा, ये इसकी वाट लगाएगा। तो ये कार्बन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को तो अपने पास रखेगा, पास वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को उठाकर इसको दे देगा। तो यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे कि डबल बॉन्ड मूव करके इधर आ गया, ये देखो। तब ये NH3 का पॉजिटिव चार्ज गया, खत्म, गया, टाटा बाय बाय हो गया। और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास ही है, देखो। लेकिन ये वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसने इस NH3 को दे दिया, जो यहां पर हमें नजर आ रहा है बॉन्ड बना के। तो यहां पर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो गया और इस पर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। अब अगले केस में क्या होगा? कार्बन रोएगा, धोखा धोखा, नहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहिए। तो ये कार्बन बोलेगा अबे रोता क्या है, रुक रुक, ये ले ले, तू रख ले। तो फिर ये ऐसा दिखने लगेगा। तो पूरी दुनिया 1 और 2 के बीच में झूलती रहेगी, झूलती रहेगी, झूलती रहेगी, सुबह शाम झूलती रहेगी, दिन रात झूलती रहेगी। क्या हुआ? नहीं झूलना है, मत झूलो, बिल्कुल मत झूलो, कोई नहीं कहेगा तुम्हें झूलने से। का समझ में आ रही बात? देख लो जरा इसको ध्यान से, फिर आगे बढ़े। ठीक है?
आगे बढ़े। स्वाद सुगंध का राजा, बादशाह बनाए बढ़िया खाना। कब हो बादशाह मसाला। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। All the atoms in a molecule while taking part in resonance should be present in the same plane। यानी कि यहां पर प्लेन भी सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं होगा, कोई डायमेंशन चेंजेस नहीं होंगे, कोई 3D 2D कुछ नहीं होगा, जो जहां था वो वहीं रहेगा। जैसे अब आपने देखा कि यहां पर इस CH2 को खुजली चली, तो ये CH2 ने इस डबल बॉन्ड को अपनी ओर विड्रॉ कर लिया, तो ये कार्बन ने बोला नहीं मेरे को तो डबल बॉन्ड के साथ रहना है, तो ये पास वाला कार्बन अपना डबल बॉन्ड उठाकर इधर दे देगा। मतलब आपने यहाँ पर ऑब्जर्व करा कि डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशंस पर थे, इसलिए मूव कर पा रहे थे। इस वजह से ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लिया, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ गया। अब आपने देखा कि पहले यहां डबल बॉन्ड था और यहां डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड तो इसने खींच लिया, तो ये डबल बॉन्ड ये दोनों कार्बन के बीच में आ गया। तो ये इस पर्टिकुलर कंपाउंड का स्ट्रक्चर नंबर 1 है और इस पर्टिकुलर कंपाउंड का स्ट्रक्चर नंबर 2 है। समझ में आया? एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो इसको। चेक करो ठीक से, एक बार मुझे बताओ कि क्या ये कर पाए आप लोग। हो गया ठीक से, आ गया? चलिए तो अब बात करते हैं रेजोनेंस के टाइप्स की। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे स्टार बनाकर या हैशटैग लगाकर, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट, यानी आर बोल लो या एम बोल लो, आर ऑफ टू टाइप्स। दे आर टेक्निकली ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के प्यारे बच्चों? ये 2 टाइप के हैं। पहला टाइप प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट, दूसरा माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। प्लस आर और प्लस एम, माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। अब एक एक करके इन दोनों इफेक्ट्स को हम लोग देखना शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना तो मजा आएगा। प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। बेटा बेसिकली ये इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है आपके सिस्टम के अंदर, प्रेजेंट इन आवर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब वही जिसके पास ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो, या ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज हो, या ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज हो, या ऑल्टरनेट पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड हो या पॉजिटिव चार्ज हो। तो इस सिस्टम को कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। चाहो तो लिख लो, ऐसा सिस्टम दैट हैव double bond, lone pair of electron and double bond, positive charge and double bond, etc. are conjugated system। नहीं, मैंने एक चीज मिस कर दी यहां पर, etc. at ऑल्टरनेटिव प्लेसेस। यानी ऑल्टरनेटिव प्लेसेस पर अगर ये होगा तो आपका सिस्टम कॉन्जुगेटेड होगा और वो रेजोनेंस करने के लिए तैयार होगा। अब मैं यहां पर आपको सबसे पहले एग्जांपल्स बताता हूं।
ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। सीधी सी एक बात ध्यान रखो, इनके पास में लोन पेयर्स होते हैं। तो जैसे कि आपके पास में OH आ गया, ऑक्सीजन के पास में आप सभी लोग जानते हो 2 लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन के बाद में अगर OR आ जाए, OR मतलब अल्कोक्सी, अगर मान लीजिए आपके पास में SH आ जाए तो सल्फर के पास में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास में NH3 आ जाए तो NH3 के पास में भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। NH3 नहीं आएगा क्योंकि ये अकेला है, हमको बॉन्ड बनाना है, इसलिए हम यहां पर NH3 की जगह ले लेंगे NH2, क्योंकि एक बॉन्ड उसका, ये वाला बॉन्ड पेरेंट चेन से भी तो जुड़ा हुआ होगा और पेरेंट चेन को तो हम अवॉइड कर नहीं सकते। इसके बाद मान लीजिए नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, एक H है और एक अल्काइल ग्रुप है, तो ये भी काम करेगा डेफिनेटली। और आपके हेलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतने ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। ठीक है, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप समझ गए। अब देखो इसमें मीसोमेरिक इफेक्ट कैसे काम करेगा। तो यहां पर इमेजिन करो, अपुन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला, अपुन जब भी सच्ची बोलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये अपने पास में लेट से फिनॉल आ गया। अब फिनॉल के अंदर ये OH को मचेगी चूल, क्योंकि इसके पास में है 2 लोन पेयर। तो ये OH क्या करेगा, ये OH क्या करेगा, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, इस कार्बन को। तो यहां पर आप अब ये देख पाओगे कि इस ऑक्सीजन के साथ में इस कार्बन ने बना लिया है डबल डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन ने कैरी कर लिया एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा चुका है। भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ये ऑक्सीजन का था, ये इधर आ गया इसके पास, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये अब इस कार्बन ने ले लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान इस कार्बन के पास जाने की वजह से क्रिएट कर देगा इस ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज। वी ऑल नो दैट। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब एक बात बताओ, क्या यहां पर 1 2 3 और 4 बॉन्ड कार्बन के बन चुके हैं और ये बॉन्ड 5वां बॉन्ड है? तो ये कार्बन बोलेगा कि भाई अगर मैं तेरे से डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो मेरे को ये डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये बोलेगा तोड़ दे, तोड़, हट। तो ये क्या करेगा, ये इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और इस कार्बन को बोलेगा, कार्बन अभी मार्केट में लोन पेयर की बहुत वैल्यू चल रही है, तोड़ ले तोड़ ले तोड़ ले। तो ये कार्बन बेचारा इसकी बात में आएगा और बोलेगा ठीक है, मेरा इलेक्ट्रॉन तो मैं मेरे पास रखता है, ये तेरा वाला इलेक्ट्रॉन भी अयो मैं ही रख लेता है। तो एक नेगेटिव चार्ज लेके अयो ये यहाँ पे घूमने लग जाएगा। बोलो समझ में आता है तुमको? तो यहाँ पर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। बाकी ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड तो वैसा का वैसा जी, इसमें तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब क्या होएगा, अब ये कार्बन बोलेगा अय्यो मेरे को बेवकूफ बनाया जेठालाल। तो अब ये कार्बन बोलेगा कि मेरे को नेगेटिव चार्ज तो पसंद ही नहीं है अपने ऊपर, ये तो मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, मैं तो डबल बॉन्ड लेके ही खुश था। अब क्या ये इस कार्बन के पास जाएगा? नहीं, इसने तो धोखा दे दिया। अब धोखेबाज के पास वापस थोड़ी जाएंगे। तो ये कार्बन अपने पड़ोसी कार्बन इस कार्बन को बोलेगा, भाई सुन मेरे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, आजा फटाफट अपन डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये कार्बन बोलेगा अगर मैं तेरे से डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो ये डबल बॉन्ड जो मेरा इस कार्बन से बना है उसका क्या? तो बोलेगा कि बना दे बेवकूफ, बोल दे लोन पेयर तू ले ले, मान जाए तो ठीक। अब ये कार्बन, ये वाला कार्बन ये वाले कार्बन को बोलता है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तू अपने पास रख ले, बॉन्ड तोड़ ले। वो मान जाता है। तो बस ये डबल बॉन्ड इधर आ गया। तो आप यहां पर देख पाओगे कि
यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, और ये वाले कार्बन ने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख के अपने पास में अपने आप को सेटल कर लिया। वाह 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 वाह। अब अगले केस में ये लोन पेयर इधर आने की कोशिश करेगा इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बनाने की, तो ये कार्बन को ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ के इधर पहुंचाना पड़ेगा। अब क्या होगा अगले केस में, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये वाला कार्बन बेचारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर घूमता रहेगा, ये बन जाएगा ऑक्सीजन H, और यहां आ जाएगा प्लस चार्ज। अब लास्ट केस में क्या होगा, लास्ट केस में क्या होगा, अब ये कार्बन बोलेगा इस कार्बन को कि देख टाणे, सब लफड़ा तेरी वजह से शुरू हुआ है, ना तो इस ऑक्सीजन से इधर डबल बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता, ना ये सब नाटक होते। ये कार्बन को रियलाइज होगा, बोलेगा आजा तू मेरे पास में, तेरे से डबल बॉन्ड बना लेता हूं, और ये डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर उसको दे देता हूं, तो ये इधर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड टूट के इधर चला जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा ये बेंजीन का रिंग, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड था, इधर एक नया डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में वापस बन जाएगा एक सिंगल बॉन्ड, और ये लोन पे रिस्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि किस तरीके से यहां पर आपके प्लस आर इफेक्ट ने काम किया। दिस इज हाउ योर प्लस आर इफेक्ट वर्क। क्या आप सब लोगों को प्लस आर इफेक्ट वर्क करते हुए नजर आया? क्या आप लोगों को समझ में आया प्लस आर इफेक्ट ने कैसे काम किया? यहां पर आप खुद देख पा रहे हो स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड स्ट्रक्चर नंबर 3, इसमें आप लोगों को क्लियरली रेजोनेंस होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ये ए और बी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हो गए, ये और ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हो गए। देखो इसमें आपको कार्बन 1 और 2 में डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, यहां 1 और 2 में सिंगल बॉन्ड हो गया, यहां 2 और 3 में सिंगल बॉन्ड है, यहां 2 और 3 में डबल बॉन्ड है, यहां 3 और 4 में डबल बॉन्ड है, यहां 3 और 4 में सिंगल बॉन्ड है, यहां 4 और 5 में सिंगल बॉन्ड है, तो यहां 4 और 5 में डबल बॉन्ड आ गया, यहां 5 और 6 में डबल बॉन्ड है, तो यहां 5 और 6 में सिंगल बॉन्ड है। तो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हो गए, और इस तरीके से आप लोगों को ये रेजोनेंस करता हुआ नजर आएगा। मतलब आपने क्या देखा यहां पर, आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व करा, सोचो। यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, इस वजह से आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया और रिंग में नेगेटिव चार्ज ट्रेवल करा, रिंग में नेगेटिव चार्ज ट्रेवल करा। तो इसको हम लोगों ने प्लस आर इफेक्ट क्यों बोला? क्योंकि प्लस आर इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेना और खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लेना, पॉजिटिव चार्ज प्लस आर इफेक्ट। समझे? समझे कि नहीं समझे प्यारे प्यारे गुलजारी लाल्स? तो ये हो गया आपका प्लस आर इफेक्ट। अब प्लस आर इफेक्ट के बाद चलिए समझते हैं हम लोग माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट कब होगा? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन withdrawing group is attached to the conjugated system, to the conjugated system। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब यहां पर अपन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो सकते हैं जो हमारे यहां पर काम करेंगे। कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे बढ़िया C डबल बॉन्ड OH आपका अल्डिहाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड O OH आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड O OR आपका ईस्टर, C ट्रिपल बॉन्ड N आपका साइनाइड ग्रुप, N डबल बॉन्ड O O आपका नाइट्रो ग्रुप यानी कि NO2,
C डबल बॉन्ड OO कीटोन, ये सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर रखते हैं। अभी कैसे काम करेगा देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, समझना एग्जांपल से क्या होगा। लेट्स से ये वाला जो आपका नाइट्रोजन है, ये आपके बेंजीन के रिंग से कनेक्टेड है। इसके पास में एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक यहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्टेड। अब बताओ इन दोनों में ज्यादा बदमाश कौन? इन दोनों में ज्यादा बदमाश कौन? ऑब्वियसली नाइट्रोजन ज्यादा बदमाश, नो सॉरी ऑक्सीजन ज्यादा बदमाश, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये ऑक्सीजन को क्या चूल मचेगी कि मैं इस नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड तोड़ लूं, अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखूं, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी खींच के अपने पास ले जाऊं। अब ये क्या करेगा, ये बदमाशी करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा लेकिन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी ओर ले जाएगा। इस वजह से आप यहां पर ऑब्जर्व कर पाओगे कि आपके ऑक्सीजन के ऊपर पहले से 1 2 3 4 दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, 5 6 7 8, ये डबल बॉन्ड से उसका ऑक्टेट पूरा हो रहा था। लेकिन अब क्योंकि यहां पर केवल एक ही लोन पेयर सॉरी बॉन्ड पेयर रह गया है, बाकी आपको यहां पर 1 2 3 4 5 6 एक लोन पेयर एक्स्ट्रा दिखेगा। दिस एक्स्ट्रा लोन पेयर की वजह से एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सर ये नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा? भाई ये इलेक्ट्रॉन तो मैंने माना कि ऑक्सीजन का है, ये वाला, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो तो ये नाइट्रोजन का था जो खींच के लिए आया, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, विच मीन्स नाइट्रोजन एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात बताओ, ये नाइट्रोजन जो इस बेंजीन के रिंग से आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई कर लेगा, तो ये जो नाइट्रोजन है क्या ये पॉजिटिव चार्ज के साथ रह सकता है? नहीं, तो ये तो कहीं से हेल्प मांगेगा ना। तो अब ये कहां से हेल्प मांगेगा? अभी आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम से हेल्प मांगने की कोशिश करेगा, बोलेगा मेरे को इलेक्ट्रॉन दो। तो बन गया ना ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। Now this nitrogen is trying to withdraw the electron from the conjugated system. आप यहां पर देखो, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड खींचेगा, ये ऑक्सीजन खींचेगा, ये ऑक्सीजन खींचेगा, यहां पर ये नाइट्रोजन खींचेगा, यहां ऑक्सीजन ने खींचा, यहां ऑक्सीजन ने खींचा। तो आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे काम करेंगे? ठीक है, नोट कर लो इसको जरा ठीक से। ठीक है, चलो तो अब मैं आपको ये इफेक्ट शो करके दिखाता हूं। तो ये आ गया अपना बेंजीन का रिंग, नाइट्रोजन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा ऑक्सीजन जो कि इस तरीके से आराम से कनेक्टेड। अब क्या होगा, आपको सबको क्लियर ही था कि ये डबल बॉन्ड इसने इधर खींच लिया। तो अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये डबल बॉन्ड निकाल के इस नाइट्रोजन को दे देगा। तो अब आपको यहां पर डेफिनेटली क्या ऑब्जर्व होता हुआ नजर आएगा? आप बोलोगे अरे वाह, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड लग गया, ये ऑक्सीजन अभी भी नेगेटिव चार्ज के साथ में है, लेकिन आपके ऑक्सीजन का तो कुछ नहीं बिगड़ा, ये ऑक्सीजन का भी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन ये नाइट्रोजन जिस पर प्लस चार्ज है, अब इसका प्लस चार्ज खत्म हो गया, इन दोनों में आ गया डबल बॉन्ड। अब ये जो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इधर चला गया, तो भाई नुकसान इस कार्बन का हुआ। आप देखो ये डबल बॉन्ड ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में था, इस कार्बन ने
ये बॉन्ड उठाकर इस नाइट्रोजन को दे दिया। इसमें ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था एक्चुअली ये उठकर नाइट्रोजन के पास चला गया इधर, ये देखो, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो गया ना। तो अब इस वजह से ये बेचारे कार्बन के ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। अब ये रोएगा, बोलेगा नुकसान हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अब ये कार्बन के पास तो जाएगा नहीं पीले वाले, क्योंकि इसने अभी अभी धोखा दिया नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये वाला नाइट्रोजन जिस पर प्लस चार्ज है, ये अपने पड़ोसी कार्बन से, यानी ये वाले कार्बन से बात करेगा। तो ये कार्बन बोलेगा देखो बेटा, हमारा इलेक्ट्रॉन तो हम देंगे नहीं, हमारे पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन का तुमको देके तुमसे डबल बॉन्ड बनाए लेते हैं, आगे तुम्हारी मर्जी। ये बोलता आ जाओ डबल बॉन्ड बना लो, बन गया डबल बॉन्ड, बन गया डबल बॉन्ड। और ये वाले कार्बन पर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, इसकी लगा दी इन लोगों ने। अब ये रोएगा जोर जोर से, बोलेगा ही, तो ये इसके पास वाले कार्बन को बोलेगा मेरे को डबल बॉन्ड दे दो। तो ये बोलेगा देख बेटा, अपना तो इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, ये वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन तुमको देके तुमसे हम डबल बॉन्ड बनाए लेते हैं, आगे तुम्हारी मर्जी। बोलेगा आ जाओ बनाओ बनाओ। तो बोलता है ठीक है, आ जाते हैं, बना लेते हैं। तो यहां पर डबल बॉन्ड था, यहां डबल बॉन्ड था, अब यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहां वाले केस में क्या होगा, अब यहां वाले केस में ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन में होगी लड़ाई। ये वाला कार्बन इस कार्बन को बोलेगा बे साले, पूरा नाटक तेरी वजह से शुरू हुआ, ना तो इस नाइट्रोजन पे दया दिखाता, ना तो ये अपनी रिंग में पॉजिटिव चार्ज घुसेड़ता। ये कार्बन को होता है रियलाइज, तो ये बोलता है रुको साला, अभी इस नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड तोड़ते हैं। ये नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड तोड़ लेगा और ये बॉन्ड इसको दे देगा। अब नाइट्रोजन रियलाइज करेगा कि साला अगर ये डबल बॉन्ड टूट गया, अगर ये डबल बॉन्ड टूट गया तो मेरे पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये ऐसे। तो ये नाइट्रोजन ऊपर वाले ऑक्सीजन को बोलता है ए भाई दया कर दे भाई, वापस आ जा, लौटा। तो ये ऑक्सीजन लौटा दे देता है, लौटा देता है ये लोन पेयर इस नाइट्रोजन को। तो अब यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे कि यहां डबल बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ये दोनों के बीच में भी आ गया डबल बॉन्ड एंड सब सॉर्टेड हो गया। तो यहां पर आपने देखा आपका ये जो ग्रुप था सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, इसके ऊपर पूरे टाइम पीरियड पर नेगेटिव चार्ज चल रहा था। इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा एंड ऑक्यूपाई करा नेगेटिव चार्ज, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इसीलिए तो इस इफेक्ट को -R इफेक्ट के नाम से जाना जाता है बांगड़ू। समझा क्या ढूंढू बेटा, जस्ट चिल। अरे मामू समझ में आया क्या, बोला छोटे तेरे मगज में आया क्या, क्लियर होता है क्या, बिल्कुल क्लियर, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर किसी भी तरीके की बेटा। तो चलो एक क्वेश्चन करके बताओ मेरे को फिर, एक क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन इज CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3, क्या इसके अंदर रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो इसके अंदर कौन सा इफेक्ट काम करेगा, +R या -R? एक बात तो मेरे को इसके अंदर देख के दूर से ही लग गई कि ये ऑक्सीजन बदमाश वाला इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी ओर ले जाएगा, यानी माइनस साइन ऑक्यूपाई करेगा। मतलब हो ना हो भाई साहब, इसमें +R इफेक्ट तो नहीं, इसमें -R इफेक्ट जरूर होगा। अब रेजोनेंस कैसे होगा, ये ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड को अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा, ये
ऐसे, और 2 लोन पेयर तो इसके पास में पहले से थे, एक लोन पेयर और आ गया तो आ गया नेगेटिव चार्ज, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। अब आप देख लो इस कार्बन का जैसे ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गया, आई मीन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर गया, इसके पास में सिंगल बॉन्ड रह गया। ये देखो अब ये कार्बन के पास तो 3 ही बॉन्ड रह गए, तो ये कार्बन बोलेगा अबे साला मैं तो पॉजिटिव हो गया, नहीं 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 नहीं, मेरे को पॉजिटिव नहीं चलेगा, मेरे को सपोर्ट चाहिए। तो ये पास वाला कार्बन बोलेगा ए साला डरता क्यों है, अपुन है ना, अपुन अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखेगा, लेकिन अपुन लगा देगा पास वाले की लंका, और इसका बॉन्ड तेरे को उठा के दे देगा, रख खुश रहे। तो यहां का डबल बॉन्ड, यहां का डबल बॉन्ड अब यहां से हट के यहां आ गया, और यहां रह गया सिंगल बॉन्ड, और इस चक्कर में अल्टीमेटली लग किसकी गई, लग गए लग गए लग गए ये वाले कार्बन के। आई बात समझ में क्या, बच्चा पार्टी बोले तो समझ रहे लाए क्या बिड़ू, आया क्या, बोल बोल जोर से, आया क्या कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बच्चों, बच्चों मेरा लाडलो, आया क्या तुमको, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन मुझे करके बताइए मेरा देशवासियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस वाले कंपाउंड में क्या होगा, कौन सा इफेक्ट लग रहा है हमारा देशवासियों, प्लस आर की माइनस आर, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठने लगा कि नहीं बैठने लगा बच्चों। सर यहां पर मुझे ऑक्सीजन दिख जरूर रहा है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो डबल बॉन्ड बना के हो, मतलब यहां पर वो इलेक्ट्रॉन खींचने की जगह इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, इस बॉन्ड को बोलेगा इलेक्ट्रॉन रख, आ अपन डबल बॉन्ड लगाएं। अब अगर ये ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर देकर इस वाले कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड बना लेगा तो खुद ऑक्यूपाई कर लेगा पॉजिटिव चार्ज, तो फिर ये कार्बन बोलेगा आइला साला अपन के पास तो 1 2 3 और 4 बॉन्ड ऑलरेडी हैंगे, और अगर तू मेरे को बोलेगा कि मैं तेरे से भी डबल बॉन्ड बना लूं तो मेरे पास तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे यार, और 5 बॉन्ड मेरे को नहीं चाहिए। तो ये ऑक्सीजन बोलेगा देख रहे बेटा तूने मेरे से तो डबल बॉन्ड बना लिया, अब तू एक काम कर ये डबल बॉन्ड तोड़ दे शेरा। ये कार्बन बोलेगा अरे बाबा शेरा को बोलो गाड़ी निकाले, अपन चलते हैं पार्टी में, डबल बॉन्ड तोड़ देते हैं इसकी ऐसी की तैसी। तो ये तोड़ देता है इससे डबल बॉन्ड, और ये कार्बन एक लोन पेयर लेकर हो जाता है नेगेटिवली चार्ज बाबा, इस पर लग गया प्लस आर इफेक्ट, समझे क्या बाबा, बोलो। और दबंग 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 दबंग, ठीक है ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये चीज क्लियर हो गई, ठीक से इसको समझ लिया, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो चलो अपन आगे चलता है, क्या अपन आगे चलने के लिए तैयार हैं, तो चलो गाइस शुरू करते हैं फिर एकदम नया ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन, एक नया ब्रांड न्यू सुंदर सा टॉपिक जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, जैसे अभी आपने देखा ना इलेक्ट्रॉन पेयर का खिसक जाना, वो डबल बॉन्ड का खिसक जाना, लेकिन यहां पर आप देखोगे कि यहां पर डबल बॉन्ड ना खिसकते हुए पाई इलेक्ट्रॉन्स खिसक रहे हैं, यानी जो सिंगल बॉन्ड होगा वही शिफ्ट कर जाएगा थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ डबल बॉन्ड विथ सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ द एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड। मतलब कि सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होगा, वो कब शिफ्ट होगा जब उसके पास वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब पास वाले डबल बॉन्ड के शिफ्ट होने की वजह से कुछ ऐसी कंडीशंस बनेगी कि सिग्मा बॉन्ड को शिफ्ट होकर उसको सेटिस्फाई करना रहेगा। देखो अभी मैं आपको इसको डिटेल में सिखाऊंगा तब आपको चीज बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी।
लेकिन यहां पर स्टार बनाकर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट अपन लिखेंगे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखेंगे दैट व्हेन आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप, जब आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, व्हेन एनी ऑफ द अल्काइल ग्रुप is attached to an unsaturated system such as double bond or your benzene ring, then the order of inductive effect is actually reversed. यानी कि आप टेक्निकली ये बोल सकते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट का उल्टा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट का उल्टा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, चलो अब इसको आराम से समझाता हूं, आराम से एकदम चिल मारो, रिलैक्स करो और इसको देखो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो मान लो इसकी कंडीशन क्या है, आपके पास में कार्बन है, ये कार्बन एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ये वाले कार्बन से, जिसके पास में एक हाइड्रोजन है, और ये कार्बन के पास में एक कार्बन है, इसके पास में एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन है। अब आप सब ये बात बहुत बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि ये कार्बन और ये कार्बन में डबल बॉन्ड है, मतलब फंक्शनल ग्रुप है। तो वो कार्बन जिसके पास में फंक्शनल ग्रुप है, उसके पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कंसीडर किया जाता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन एंड दीज हाइड्रोजन्स आर अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी तरीके का कोई इशू? अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि यहां पर एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाएगी जिसमें ये CH2 डबल बॉन्ड को खींच के अपने पास एक्वायर कर लेगा। इस वजह से आप देखोगे कि ये कार्बन और ये CH2 में एक नेगेटिव चार्ज आ गया और ये इसके पास में एक सिंगल बॉन्ड आ गया। नो डाउट इसके पास में हाइड्रोजन है, ये कार्बन कनेक्टेड है, इसके पास में ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये ऐसा दिखने लगेगा आप लोगों को। तो अब ये वाले कार्बन की वाट लग गई क्योंकि इसके पास में केवल तीन ही हाइड्रोजन है। तो अब आएगा हमारा हीरो अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन बोलेगा देख रे, मैं यहां पे तेरे साथ में करूंगा हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे? देख, ये कार्बन जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कार्बन को ये वाला कार्बन बोलेगा कि मेरे पास में तीन हाइड्रोजन है, तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने इन तीन हाइड्रोजन में से बारी बारी तुझे सिग्मा बॉन्ड प्रोवाइड करता रहूंगा। मतलब कि ये वाला हाइड्रोजन कुछ देर के लिए अलग हो जाएगा और ये वाला सिग्मा बॉन्ड यहां ट्रांसफर हो जाएगा, यानी यू विल ऑब्जर्व अ डबल बॉन्ड ओवर हियर और ये हट जाएगा एंड दिस हाइड्रोजन विल ऑक्यूपाई अ पॉजिटिव चार्ज। इससे कार्बन स्टेबलाइज हो गया। अब क्या होगा थोड़ी देर बाद, अब जस्ट आफ्टर सम टाइम इट मे बी पॉसिबल कि ये वाला कार्बन इस वाले हाइड्रोजन की लंका लगा दे, इसका बॉन्ड वापस कर दे, यहां डबल बॉन्ड बना ले और ये कुछ ऐसा नजर आने लगे आप लोगों को। कुछ देर बाद आपको ऐसा भी नजर आ सकता है कि यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्यूपाई कर ले और ये वाला हाइड्रोजन की लंका लग जाए।
ये देखो, तो यहां पर 3 केस पॉसिबल है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी अल्फा हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड को डोनेट कर दिया जाता है उस कार्बन को जिसने अभी अभी अपना डबल बॉन्ड खोया है और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी भी तरीके की? मतलब यहां पर आप देखो, इसको मैं आपको इसके ऑर्बिटल से समझाऊं समझा के, तो ये वो कार्बन है, ये वो कार्बन है जिसके पास में एक बॉन्ड ये वाले कार्बन से था और ये 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से थे, और ये पी बॉन्ड, पी ऑर्बिटल था जिसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। ये वो कार्बन है जिसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन से कनेक्टेड है और एक बॉन्ड हमारे ये वाले कार्बन से कनेक्टेड है, और इसके पास में भी पी लोब था, और अभी इन दोनों के अंदर ओवरलैपिंग की वजह से आप लोगों को एक पाई बॉन्ड नजर आ रहा था, आ रहा था। लेकिन धोखा किसने दिया? ये वाले कार्बन ने। ये वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन के अपने पास रख लिया। तो अब ये वाले कार्बन का ये वाला जो पी ऑर्बिटल है ये एम्प्टी हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा। तो पीछे मौजूद ये वाला कार्बन जिसके पास में 1, 2 और 3 ऑर्बिटल है, जिसमें उसने हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ में, हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ में, हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप कर रखा है। तो ये क्या करेगा, अपने इस हाइड्रोजन के ये वाले सिग्मा बॉन्ड को या ये वाले सिग्मा बॉन्ड को या ये वाले सिग्मा बॉन्ड को, इन तीनों में से किसी भी एक सिग्मा बॉन्ड को इसके साथ में कॉन्जुगेशन में डाल देगा। इसको बोलेंगे सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ताकि जब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन लेके नेगेटिव हो जाए और इसको बना दे पॉजिटिव, ये वाला कॉन्जुगेटेड सिस्टम इसको सपोर्ट करके इसके पॉजिटिव चार्ज को हटा दे। दिस इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आपने यहां पर एक बात ऑब्जर्व करी कि ये अल्फा कार्बन के पास में 1, 2 और 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो इस वजह से आपको यहां पर 1, 2 और 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स नजर आए। तो आपने यहां पर देखा कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे आपको उतने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स दिखाई देंगे। और बेटा जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होंगे उतना ही ज्यादा आपका मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा आपका मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या ये चीज क्लियर है? किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? जरा देखो एक बार, फटाफट चेक करो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग यहां पर सीखेंगे कि कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबल करता है कार्बोकेटायंस को। तो इमेजिन करो आपके पास में
एक कार्बन है, जिसके पास में 2 हाइड्रोजन है, एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास में 3 हाइड्रोजन है। तो ये 3 आपके अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो यहां पर क्या होगा, ऑब्वियसली ये वाला अल्फा हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है और यहां पर ये कार्बन और ये कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हाइड्रोजन एज इट इज, ये हाइड्रोजन एज इट इज और इसके ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। दिस मे बी अ केस, दिस मे बी अ केस, और इसने इसको स्टेबलाइज कर दिया। अब यहां पर बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन्स नजर आ रहे हैं? सर 1, 2 और 3। इसका मतलब यह है कि मेरे पास में एक ये केस बन सकता है, एक केस मेरे पास में ये बन सकता है कि ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई कर ले और ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए। ये भी हो सकता है कि मेरा ये वाला हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड बना ले, ये वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई कर ले। So there are 3 possible structures. तो ये तो स्टेबल है, तो ये तो स्टेबल है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? अच्छा एक बात बताओ, ये कार्बन कौन सा कार्बन होगा? भाई एक ऐसा कार्बन जिसके पास में 2 हाइड्रोजन हो और एक अल्काइल ग्रुप हो, ऐसे कार्बन को मैं तो प्राइमरी कार्बन बोलता हूं। सो दिस इज बेसिकली अ प्राइमरी कार्बोकेटायन। So this is basically a primary carbocation. So primary carbocation have 3 alpha hydrogen. अब मैं आपको एक केस और देता हूं। लेट्स से आपके पास में कार्बन है जिसके पास में एक हाइड्रोजन है, एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है और इसने पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई कर लिया। इट इज क्लियरली विजिबल कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अब बताओ इसके अंदर आप लोगों को कितने पॉसिबल हाइपर कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स नजर आएंगे? अब आप यहां पर देख रहे हो कि सर भाई साहब ये कार्बन और ये कार्बन दोनों आपके अल्फा कार्बन कहलाएंगे क्योंकि दोनों ये पॉजिटिवली चार्ज केटायन से डायरेक्टली जुड़े हुए, तो यहां पर 2 अल्फा कार्बन हो गए। इस अल्फा कार्बन के पास में 1, 2 और 3 हाइड्रोजन है, इसके पास में 1, 2 और 3 हाइड्रोजन है। सो टोटल देयर आर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हाइड्रोजन। तो यहां पर कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड सिस्टम नजर आएंगे हमको? 6। देखो कैसे, सबसे पहले केस में ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये CH3 एज इट इज, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड। एक स्ट्रक्चर आपको ये दिखेगा। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर में H कार्बन, ये H एक पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, CH3H। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर में HCH, यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड C, CH3H। 3 स्ट्रक्चर ये हो गए। अब चौथे वाले केस में ये वाला कार्बन काम करने लगेगा, मतलब ये CH3 अपनी जगह आ जाएगा, यहां आ जाएगा CH, डबल बॉन्ड CH,
H और ये वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। स्ट्रक्चर नंबर 5 में CH3 अपनी जगह पर रहेगा, CH, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा H, यहां आ जाएगा H और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और छठे वाले स्ट्रक्चर में CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, H और अब ये वाला हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर लेगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब आपने यहां पर ऑब्जर्व करा कि यहां पर टोटल 6 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ 6 अल्फा हाइड्रोजन्स आपको 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड सिस्टम नजर आ रहे हैं। प्राइमरी में कितने आ रहे थे? केवल 3। अब तुमको एक केस और देता हूं जिसको देखते ही बोलोगे वाह ए रफीक, बोले तो रफीक। CH3, CH3, CH3 विद अ पॉजिटिव चार्ज। एक ऐसा कार्बन जिसके पास में 1, 2 और 3 अल्काइल ग्रुप है और एक पॉजिटिव चार्जेस कंसिडर्ड एज टर्शरी। तो ये हो जाएगा आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब एक बात खुद ही मुझे बता दो कि इसके अंदर कितने अल्फा कार्बन्स नजर आ रहे हैं। एक अल्फा कार्बन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो देयरफॉर इसके अंदर देयर आर 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। Therefore, there are 9 hyper conjugated systems are formed. तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा? वहीं पर एक एग्जांपल और बताता हूं। एक कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास में 1, 2 और 3 हाइड्रोजन है, दैट इज योर मिथाइल कैटायन। इसके पास कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनेंगे? अब आप बोलोगे सर ये कार्बन जिस पर प्लस चार्ज है, इसके पास में तो 3 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है ही नहीं। जैसे यहां पर ये कार्बन पर प्लस चार्ज था तो इसके पास में 3 कार्बन थे, इसके पास में है ही नहीं। तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात। तो आप बोलोगे इसके पास में 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब है यहां पर 0 हाइपर कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। तो अब जैसा मैंने आपको सिखाया था कि जितने ज्यादा आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होंगे। मतलब समझो, इस चीज को ऐसे इमेजिन करो कि अभी अभी तुम्हारे घर पे एक न्यू बॉर्न बेबी आया है, छोटा सा जी। अब उस न्यू बॉर्न बेबी को संभालने के लिए मम्मी भी है, पापा भी है और दादी भी है, 3 लोग संभाल रहे हैं। यहां पर एक न्यू बॉर्न बेबी आया, ये इसको संभालने के लिए मम्मी है, पापा है, दादी है, नानी है, चाची है और बुआ है। ज्यादा लोग हैं संभालने के लिए घर में, तो ये बेबी ज्यादा अच्छा फील करेगा, ज्यादा स्टेबल फील करेगा। और यहां तो भाई साहब बहुत ही बड़ा परिवार है, पापा, मम्मी, दादी, चाचा, नाना, नानी, नाना, मामा, मामी, इतने सारे लोग हैं, तो ये ज्यादा फील करेगा। लेकिन यहां ये बच्चे को संभालने के लिए कोई भी नहीं है, नॉट अ सिंगल गाय, सिर्फ उसकी मम्मी और वही है, कार्बन उसकी मम्मी, बाकी सब कोई है ही नहीं। तो ये हाईली अनस्टेबल फील करेगा। समझ में आ गई बात आपको? तो यहां पर अपन स्टार बना के लिखेंगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन इज, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा टर्शरी कार्बोकेटाइन। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। देन उससे कम स्टेबल होगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। देन होगा अपना प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन है वो ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। एंड देन सबसे लेस स्टेबल होगा आपका मिथाइल कैटायन, क्योंकि इसके पास में 0 अल्फा हाइड्रोजन है।
तो इस तरीके से आप लोग देखो कि आपका जो प्राइमरी कार्बोकेटायंस है वो इस तरीके से स्टेबलाइज हो रहे हैं। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई? क्या आप लोगों को ये बात बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आई? जरा चेक करो एक बार, फटाफट से चेक करो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। देखो देखो, क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े, या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं सुसु खुले कहीं, सॉरी नॉट सुसु, नल खुले कहीं, अरे खुल के सोचे आओ, रंग जरा फैलाओ, रंग नए दिखलाओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले, बम बम बोले पुट्ठे तू ढोले। हेलो, तो आपको कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी के बारे में सब कुछ पता चल गया। अब कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी के बाद में लेट्स टॉक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब आप लोग सब जानते हैं कि व्हाट आर फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? मैंने आपको सिखाया था, फिजन ऑफ बॉन्ड के अंदर जब होमोलेसिस होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में एक कार्बन है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये एटम का इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बोला कि चल ये बॉन्ड तोड़ लेते हैं, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये एक्स अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इसलिए इस कार्बन के पास में अपना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस एक्स के पास में अपना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये लोग क्या कहलाएंगे? ये लोग कहलाएंगे फ्री रेडिकल्स। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्री रेडिकल? बहुत बढ़िया। तो फ्री रेडिकल्स के अंदर अगर हम लोग बात करें स्टेबिलिटी की, तो भाई सबसे पहले इमेजिन करो तुम्हारे पास में कार्बन है जिसके पास में एक फ्री रेडिकल है, फिर एक कार्बन है उसके पास में एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन है। अगेन तुम्हारे पास में प्राइमरी टाइप का फ्री रेडिकल कंपाउंड है, एक प्राइमरी टाइप का फ्री रेडिकल कंपाउंड है। तो अब क्या होगा? अब यह होगा कि ये वाला कार्बन अपना फ्री रेडिकल इसको, और यहां पर ये वाला कार्बन अपना फ्री रेडिकल इसको देगा, और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा। तो यहां पर यू गाइस विल ऑब्जर्व कि ये कार्बन और ये कार्बन में एक डबल बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोजन अपना फ्री रेडिकल लेकर अलग हो गया, और ये इसमें मैं आपको ये बताता हूं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ये रहा, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिसको अभी मैं पीला पीला पॉटी कर रहा हूं वो ये रहा, और ये जिसको मैं अभी अभी ऑरेंज कर रहा हूं या व्हाइट कर देता हूं ताकि ज्यादा क्लियर हो, ये हाइड्रोजन अपना फ्री रेडिकल ले गया। एक केस ये बनेगा। सिमिलरली एक केस ये भी तो बन सकता है कि ये हाइड्रोजन तो जुड़ा रहे, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन अलग हो जाए सेम तरीके से। मतलब ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस तरीके से टूटे कि ये इधर दे दे, ये अपना फ्री रेडिकल लेके अलग हो जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, और इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाए और ये इलेक्ट्रॉन अलग हो जाए। तो एक केस ये भी पॉसिबल है, और एक केस बिल्कुल कैटायन की तरह ये भी पॉसिबल है। तो अगेन आप यहां पर क्या देख रहे हो? जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं उतने हाइपर कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहे हैं। तो प्राइमरी फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? प्राइमरी फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करूं, अगर मेरे पास में एक ऐसा कार्बन है जिसके पास में फ्री रेडिकल है, उसके पास में
एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा सिस्टम मौजूद है, मतलब ये एक टर्शरी टाइप का कार्बोकेटाइन है। इसके पास में 1 2 और 3 अल्फा कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन्स हैं। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये क्या करेगा, क्योंकि इसके पास में 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, इसीलिए ये मोस्ट स्टेबल होगा क्योंकि इसके पास में 9 अलग अलग टाइप के हाइपर कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनेंगे। देन ये कार्बन जिसके पास में फ्री रेडिकल है, इसके पास में 1 2 और 3, ये कार्बन 1 2 और 3 और 1 हाइड्रोजन, ये सेकेंडरी टाइप का हो गया। डेफिनेटली इसके पास में आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन कार्बन और 1 2 3 4 5 6 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। देन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अपन थोड़ा पीछे चलते हैं। कार्बोकेटाइन जिसके पास में 1 हाइड्रोजन इया, 1 हाइड्रोजन इया और ये कार्बन से 1 2 और 3 हाइड्रोजन इया, इसके बाद में 1 अल्फा कार्बन और केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो ये प्राइमरी वाले के पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। और लीस्ट डाउन द ग्रुप सबसे कम स्टेबल होगा आपका मिथाइल फ्री रेडिकल, जिसके पास में 0 अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। तो ये इसकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो गई। मतलब क्या हम लोगों को ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी समझने में आया? क्या हम लोग समझ पा रहे हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, किस तरीके से ये काम करेगी फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी? देख लो जरा एक बार। चेक करो। आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों सबको समझ में? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर? इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। अब हम यहां पर बात करेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स में मैं आपको पहले एक एग्जांपल करके बताऊंगा। तो मान लीजिए अपने पास में ये आ गया कार्बन, इसके पास में एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है, डबल बॉन्ड, एक CH3 इधर है और एक CH3 को मैं खोल देता हूं, इधर है। अब यहां पर क्या होगा, क्या होगा यहां पर? यहां पर ये वाला कार्बन लेट्स इमेजिन डबल बॉन्ड अपनी ओर खींच ले। यहां पर यू विल ऑब्जर्व कि इस कार्बन के पास में एक CH3 आ गया, एक CH3 आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया और ये इस कार्बन से जुड़ गया जिसके पास में एक CH3 है और ये ऐसी सिचुएशन। मतलब इस कार्बन के ऊपर आ गया एक नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये कार्बन के पास में 3 ही बॉन्ड रह गए। तो अब इसके कार्बन के लिए ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, तो ये वाला कार्बन सेम करेगा, ये इधर बॉन्ड ट्रांसफर कर देगा। लेट्स से इसने अपना बॉन्ड इधर ट्रांसफर कर दिया, तो यहां डबल बॉन्ड बन गया इस कार्बन से, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेके घूमने लग गया और ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो आपको समझ में आया अल्कीन्स कैसे काम करेंगे स्टेबिलिटी के लिए? अब यहां पर आप देखो, यहां पर पहले केस में
ये कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए 1 2 3 और 3 हाइड्रोजन ये है, टोटल 6 हाइड्रोजन इधर अवेलेबल है। लेकिन एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि डबल बॉन्ड ये अपनी ओर ट्रांसफर कर ले, तो इसका CH3 इधर और CH3 इधर हो जाए, और अब ये कार्बन के पास में सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए। तो अब ये भी तो हो सकता है कि ये कार्बन अपना इधर डबल बॉन्ड बना ले। समझ में आई बात? तो अब ये वाले कार्बन के पास में भी 1 2 3 4 5 6 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास में है और 6 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास में है। टोटल इस कंपाउंड के अंदर 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये वाला मॉलिक्यूल तो हाईली स्टेबल कैटेगरी में आएगा, हाईली स्टेबल कैटेगरी में आएगा। तो देयरफॉर यहां पर हम लिखेंगे कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल के अंदर होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसके पास में 12 अल्फा हाइड्रोजन है। देन कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड CH3 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 ने H, इसके पास में 9 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब कि ये अल्कीन ऑर्डर वाइज स्टेबिलिटी में थोड़ा कम होगा। देन ये कार्बन इसके पास में एक CH3, इसके पास में एक CH3 H और H, इसके पास में केवल 6 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में थोड़ा ये और कम होगा। देन ये कार्बन इसके पास में 2 हाइड्रोजन, इसके पास में एक CH3 और H, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में थोड़ा कम होगा क्योंकि इसके पास में केवल 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में सबसे कम स्टेबल होगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये लीस्ट स्टेबल कैटेगरी में आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन की, क्योंकि इसके पास में 0 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। ठीक है, अब बताओ मेरे बांगड़ू हो, तुमको इसके अंदर कोई दिक्कत आ रही है क्या? अरे मेरा शेरा, जरा मेरे को देख के बताना कि क्या इसके अंदर तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अरे बाबा, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो गाइस बहुत बढ़िया, अब आप लोगों को मैंने कार्बोकेटायन सिखा दिया, बहुत बढ़िया तरीके से फ्री रेडिकल सिखा दिया, कार्बो एनायन सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया। तो इसी के साथ हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है ये यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं, और अब हम लोग इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने की तरफ चलेंगे। तो विद दिस गाइज आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम लोगों ने यहाँ पर हमारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आप लोगों को हायर लेवल की केमिस्ट्री के लिए जरूरत थी चीजें वो सीखी हैं। हम लोगों ने इसके अंदर कुछ चीजें जैसे प्यूरिफिकेशन मेथड्स नहीं करे, क्योंकि वो हम लोगों को हायर केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स में नहीं लगते। यहां पर मैंने केमिस्ट्री आपको वो पढ़ाई है जो हायर लेवल के कॉन्सेप्ट्स में लगती है, जो आप लोगों को आगे चल के हाइड्रोकार्बन्स, हेलो अल्केन, हेलो अरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस चैप्टर में काम में आएगी। उन चीजों को मैंने यहां पे पढ़ाया है। तो आई गेस ये पूरी चीज आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको कोई दिक्कत आती हो, कोई प्रॉब्लम आती हो, तो हम लोग अब जब हमारी नई सीरीज कुछ स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम लोग बात करेंगे।
बट अब आज का लेक्चर, ये सीरीज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं यही करता हूं खत्म। मैंने इसको 8 पार्ट लगाए कंप्लीट करने में, लेकिन अच्छे तरीके से डिटेल में बढ़िया तरीके से हमने कंप्लीट करी। अब हमारे बचे हुए इस वीक के अंदर जो मेरे बचे हुए लेक्चर्स आएंगे, लाइक ऑन फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तो मैं उसके अंदर कोशिश करूंगा बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाने की, या मैं कोशिश करूंगा लाइव आकर इसके कुछ पीवाईक्यूज कराने की। दैट वी विल डिस्कस एज सुन एज पॉसिबल, बट राइट नाउ इस सेशन को अपन यहीं पर करते हैं खत्म। सो गाइज, अगर ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज को एकदम जोरदार तरीके से शेयर कर दो, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और सबसे जरूरी बात, लाइक कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चलिए गाइस, तो मैं मृत्युंजय पंड्या, आई साइन ऑफ नाउ। ग्रेविटी सर्कल मेरा चैनल है, जैसे आप लोग सब जानते हो, उस पर मैं ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुका हूं। लेकिन वो बच्चे जो मुझसे इस साल इस सेशन में पढ़ना चाहते हैं, वो वेदांतु नीट मेड इजी को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें। एंड आपके कमेंट्स तो मैं देखता हूं, तो आपके कमेंट्स पर मैं रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय बाय।